नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी सभी की बेहतर चल रही होगी। वर्ग 3 मुख्य परीक्षा की तैयारी में सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उनमें से अभी तक हम बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री, साथ ही इतिहास में प्राचीन इतिहास के कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज हम अपने राजनीति से मौलिक अधिकार वाला टॉपिक ले रहे हैं, जिसे बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि ये क्लास आपको हेल्पफुल रहे तो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाके देखिए। उम्मीद करते हैं आपकी परीक्षा के अनुसार ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में बढ़ने थे। भाग 1 और भाग 2 हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाग 2 में नागरिकता है और भाग 1 में भारत के राज्य और क्षेत्र के बारे में समझाया गया है। नागरिकता जो है वो आपकी 5 से 11 अनुच्छेद तक है, और जो आपके संघ और राज्य क्षेत्र हैं ये आपके भाग 1 से 4 तक हैं। वहीं मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये अधिकार नैसर्गिक अधिकार हैं, क्योंकि ये जन्मजात मिले हुए हैं, जन्म से प्राप्त है, और इन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये यूएसए से लिए गए हैं। ये इंपोर्टेंट फैक्ट्स है, आप याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में बढ़ने थे मूल अधिकारों की परिभाषा। मूल अधिकारों की परिभाषा कहाँ है आपकी? भाग अनुच्छेद 12 में है। इसी प्रकार अनुच्छेद 13 जो कहता है यदि हमारे मूल अधिकारों को किसी दूसरे के मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। या इसे कहते हैं अल्पीकरण का वर्णन कहाँ किया गया है? अल्पीकरण के बारे में समझाया गया है आपको अनुच्छेद 13 में। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अनुच्छेद 12 है उसमें परिभाषा है, अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 13 ये कहता है हमारे अधिकार वहाँ तक जहाँ तक किसी और के अधिकारों की हानि ना हो। आप सोच के देखिए, हमें बोलने का अधिकार है, लेकिन यदि हमें किसी को गाली देने का अधिकार थोड़ी रहा है, तो हम कह सकते हैं हमारे अधिकार वहाँ तक जहाँ तक किसी और के अधिकारों का हनन ना हो। तो अनुच्छेद 13 कहता है यदि हमारे अधिकारों से किसी और को हानि हो रही है तो उनको कम या अल्पीकरण उनका किया जा सकता है। इसकी जानकारी आपको अनुच्छेद 13 में मिलती है। अनुच्छेद 14 जो कहता है वो कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने कैसे हैं? सब बराबर हैं, सब समान हैं। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। देश में सभी समान हैं, सबके लिए बराबर अधिकार है। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से लिया गया है। और कानून में समान संरक्षण, यदि कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। ये बात आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये अमेरिका से लिया गया है और ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। दोनों याद रहेंगी। अनुच्छेद 14 ये कहता है, और आप याद रखिए अनुच्छेद 12 और 13 जो है वो आपके अलग हैं। अनुच्छेद 14 से 18 जो है आपके समानता या समता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक कौन है? समता के अधिकार है। इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। इतनी याद रखिए, विधि के समक्ष समानता या समता, कानून के सामने सब बराबर है। यह व्यवस्था कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली, जबकि कानून का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया। अनुच्छेद 15 कहता है किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब अनुच्छेद 15 सीधा भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ भी, ये बात कहता है। और भेदभाव किसके आधार पर नहीं होगा? किसी के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग या स्थान के नाम पर, इनके नाम पर भेदभाव नहीं होगा। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, 1, 2, 3, 4 और सार्वजनिक स्थान, जैसे 5 प्रकार से भेदभाव की बात कही गई है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है नौकरियों में समानता, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। लोक निर्वाचन एवं इसके पिछड़े वर्ग के कुछ लोगों को आरक्षण दिया गया है। इसमें कुछ आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन सीधी बात कही गई है आपको जो समान कार्य के अवसर है, समान कार्य के अवसर दिए जाएंगे। ये आपको नौकरियों में समानता का अधिकार दिया जाएगा। इसको एक जगह पढ़ सकते हैं आप, लोक नियोजन में समता।
लोक नियोजन मतलब जो आपके रोजगार के अवसर हैं उनमें क्या रहेगी, समता रहेगी। अगला पढ़ते हैं अनुच्छेद 16 हो गया। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, किसी को भी आप छुआछूत के उस पर आरोप पे नहीं लगा सकते, छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, मतलब जितनी भी आपकी उपाधियां हैं उन सबका अंत है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधियां रखने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। आप ऐसी उपाधियां नहीं रख सकते कि महाराज विक्रमादित्य, एक श्री 1008, राजाधिराज, ऐसी उपाधियां स्वयं से धारण नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे देश की खेल के प्रति या हमारे देश में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, सुरक्षा में परमवीर चक्र, पद्म भूषण, ये जो आपके पुरस्कार हैं ये उपाधियां रख सकते हैं। और यदि आपको कोई विदेशी उपाधि लेना है तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। आगे चलते हैं, पहले अपन एक बार इनका रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 और अनुच्छेद 12-13। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, परिभाषा। अनुच्छेद 13 क्या करता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि जो हमारे मूल अधिकार है यदि दूसरों के मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं तो इन्हें रोका जा सकता है, मतलब इनका अल्पीकरण। सीधा से याद रख लीजिए इसको, मौलिक अधिकार का अल्पीकरण। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के सामने सब समान हैं, कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 क्या करता है, अनुच्छेद 15 कहता है किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, न तो जाति के आधार पर, न धर्म, न लिंग, न स्थान, न सार्वजनिक स्थान पर किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में समता, मतलब सरकारी नौकरी में समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 12 से 18 याद होगा। यदि याद नहीं हुए हैं तो 2 बार इनको फिर से सुनिए। चलते हैं आगे। हम समानता के अधिकार पढ़ चुके हैं, अब हमें स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ना है, जो कि हमारा अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19 में हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। कौन कौन सी देखते हैं। नंबर 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब हमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, हमें अपना रिएक्शन देने की स्वतंत्रता है किसी भी कार्य पर, किसी भी बात पर। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता। हम अपनी बात कह सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम अपने भाव अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दूसरा, हमें अपनी बात बोलने की स्वतंत्रता है। नंबर 3, हमें अपना झंडा लहराने की स्वतंत्रता है। नंबर 4, हमें पुतला जलाने की स्वतंत्रता है। हमें किसी का विरोध करना है, हम किसी का विरोध करेंगे तो हम किसी का पुतला जला सकते हैं, ये भी स्वतंत्रता है। हम आरटीआई और प्रेस की स्वतंत्रता हमें दी गई है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 1 2 3 4 5 प्रकार की स्वतंत्रता पहले 19(1) में है। आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाती है 19(1) में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। कौन कौन सी, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा, बोलने की। नंबर 3, झंडा फहराने की। नंबर 4, पुतला जलाने की। और नंबर 5, आरटीआई और प्रेस की। नंबर दूसरा है 19(2) कहता है कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। हथियार के साथ नहीं, बिना हथियार आपको सभा करने की स्वतंत्रता है। 19(3) कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। जब आप बिना हथियार सभा करेंगे तो आप एक संगठन बनाएंगे, संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। 19(4) कहता है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में बिना रोक टोक घूम सकते हैं स्वतंत्रता से। भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं भी बसने से कोई नहीं रोक सकता। अनुच्छेद 19(5) कहता है। 19(6) कहता है संपत्ति का अधिकार यह एक मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। ये आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए कि अनुच्छेद जो आपका संपत्ति के जो आपका अधिकार है वह संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा के उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 का में रख के। अगला है आपका लास्ट, व्यवसाय करने का स्वतंत्रता। आप देश के किसी भी कोने में कोई भी बिजनेस, धंधा, व्यवसाय कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में आपको
6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, इनको बेहतर ढंग से याद करने का प्रयास कीजिए। पहला था व्यक्ति स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की, पुतला जलाने की, आरटीआई और प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा था बिना हथियार कहीं भी सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा था संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा था बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा था भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। और छठा था संपत्ति का अधिकार यह मूल अधिकार नहीं है बल्कि इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसी के साथ 7वां अधिकार है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अगला पढ़ते हैं अनुच्छेद 20। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली कौन सी है? अनुच्छेद 20, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहला, एक गलती की एक सजा। अनुच्छेद 20 कहता है आपको एक गलती की सिर्फ एक सजा ही मिलेगी। दूसरा कहता है, अनुच्छेद 20(2) कहता है सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले के या बाद के कानून के आधार पर। जब आपसे गलती हुई थी, जब आपसे अपराध हुआ था, गलती नहीं सॉरी अपराध हुआ था, तो जिस समय अपराध किया था उस समय जो कानून था उस समय के कानून के हिसाब से ही दोषी को सजा दी जाएगी, ना कि वर्तमान या ऐतिहासिक कानून के जो पुराना कानून है उसके हिसाब से सजा नहीं मिलेगी। 19(3) कहता है सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ये तीनों आप याद रख सकते हैं। एक गलती की एक सजा, पहला है एक गलती की एक सजा। दूसरा है सजा कब किस आधार पर मिलेगी? जो पहले उस समय कानून था, सजा पहले जो कानून था उसी के अनुसार मिलेगी, वर्तमान कानून के अनुसार या फिर और ऐतिहासिक कानून के अनुसार नहीं मिलेगी। और सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय दोषी करार न दे तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं देह स्वतंत्रता। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहनों या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काट देती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने प्राण और देह की स्वतंत्रता रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार जोड़ दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई भी उजागर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहा जाता है। कौन कौन से? अनुच्छेद 20 और 21, क्योंकि वो कहता है एक गलती की एक सजा, और सजा किस टाइम पे अपराध हुआ उस टाइम के हिसाब से मिलेगी। और तीसरा कहता है सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण और देह स्वतंत्रता है। इसी कारण हमें जब कोई बिना हेलमेट सफ़र कर रहा होता है या जो कोई रूल्स तोड़ रहा होता है अपनी ही जान पे खेल के, तो उसके लिए सरकार रोकती है, रोकने का प्रयास करती है, चालान काटती है, क्योंकि जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 का इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो गिरफ्तारी से संरक्षण रक्षा करती हैं। व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पहले एक वारंट बनाना होता है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत होना होता है। इस 24 घंटे के यातायात व अवकाश के समय नहीं गिना जाता। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील रखने का अधिकार होता है। निर्वाचक विरोध अधिनियम, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के भाग 4 में है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध को रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस के शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए 3 महीने पहले तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। ये ठीक अंग्रेजों की नीति के अनुसार है। नजरबंद, यदि किसी व्यक्ति को एक समाज में मिलने नहीं दिया जाता तो उसे नजरबंद कहते हैं। नजरबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत के प्रमुख निवारक निरोधक अधिनियम, निवारक निरोधक अधिनियम 1950, यह भारत का पहला निवारक निरोधक अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 को इसे समाप्त कर दिया गया। MISA इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रसूखा 1980 में लाया गया और अभी भी लागू है। वर्तमान में यह सबसे खतरनाक अधिनियम, इसके तहत पुलिस एनकाउंटर कर देती है। टाटा टूरिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज़ 1985 में लाया गया। आतंकवादियों के विरुद्ध इसे लाया जाता था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। टोटा, यह एक आतंकवाद पर लगाया गया है। इसे 2001 से 2000
4 में समाप्त कर दिया गया। कुछ मौलिक अधिकार और दिए गए हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कहाँ से कहाँ तक? 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 कहता है बलात्कार श्रम, जबरदस्ती श्रम या बेरोजगारी बिना वेतन को रोक लगाया जा सकता है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बलात्कार श्रम या बेगारी किया जा सकना सही नहीं है। सीधा है कि आपको जो बलात्कार श्रम है उसको नष्ट करने की या खत्म करने की बात कही है। अनुच्छेद 24 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों को खतरनाक काम नहीं कराए जा सकते। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, कहाँ से कहाँ तक दिया है आपका? अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया है। धार्मिक, अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की क्रियाओं, अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा। इसके तहत सिखों को कृपाण तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं पर टिक्की रखने की स्वतंत्रता है, जो जैसा रहना चाहे वैसा रह सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, इसके तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। यदि आपने कोई अच्छे धार्मिक कार्य के लिए टैक्स लिया है, धन इकट्ठा किया तो उस पर टैक्स नहीं लगता। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब किसी भी धर्म की शिक्षा किसी भी सरकारी संस्थान में नहीं दी जाएगी। आगे है संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी कारण या इसी प्रकार उर्दू और अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 में का उल्लंघन नहीं करता। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 तक दिए गए हैं, ये अल्पसंख्यकों के लिए हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण, इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा और कहा गया कि किसी भी अल्पसंख्यकों को छोड़कर अल्पसंख्यक को इसकी भाषा संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश देने से नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों की शिक्षा संरक्षण, यह शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो उसे अल्पसंख्यक को पसंद के खेल या फिर अन्य क्षेत्रों में भेजने की जिम्मेदारी माता पिता की होनी चाहिए। अनुच्छेद 31 इसमें पैतृक चर्चा, धन संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार है, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का जोड़ दिया गया। ये आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार में अगला टॉपिक है आपके संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। यह आपका मूल अधिकारों की गारंटी पूरा अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 कहता है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए कहा गया है, क्योंकि यह इस व्यक्ति के हनन के मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मतलब यदि आपकी किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आपको पहले जिला न्यायालय, फिर आपको जो खंडपीठ हैं ग्वालियर, इंदौर, इनमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जबलपुर में आपका उच्च न्यायालय, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं कि साहब मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया है। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिशोध, परमादेश, उत्प्रेषण अधिकार, प्रतीक्षा, ये कुछ जानकारी दे रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दृढ़ है। यह बंदी बनाने वाले व्यक्ति या अधिकारी को यह आदेश देती है कि 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। परमादेश, परमादेश कह रहा है, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई एक सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उससे यह जारी किया जा सकता है। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने के लिए लगे जिसके लिए अधिकृत नहीं है, मतलब आप छोटे पद पर हैं, आप पद को जो गरिमा है उसको ना माने और अपने उस पद से बड़े काम करने लगे तो आप पर अधिकार परीक्षा चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 एक ऐसे अनुच्छेद हैं जिनसे वंचित नहीं किया जा सकता। प्रतिषेध, यह ऊपरी न्यायालय में अपने से निचले न्यायालय पर तब तक चलती है जब तक कि निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन का फैसला सुना देती है। उत्प्रेक्षण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार के उल्लंघन का फैसला सुना चुकी होती है। मतलब यदि
जो हाई कोर्ट है या जो जिला न्यायालय है वो कोई फैसला सुना देता है और आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और वहां से फैसला मेरे पक्ष में नहीं दिया गया, तब उस पर दोबारा सुनवाई, दोबारा कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कुछ नोट दिए गए हैं, जैसे अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं। ये 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया। अनुच्छेद 33 कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया, गुप्तचर मूल अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। मतलब यदि देश में कोई संकट है, देश में कोई समस्या है तो सरकार संसद के, सेना के, मीडिया के, गुप्तचर के कुछ अधिकार सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 कहता है भारत के किसी भी क्षेत्र पर सेना के कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल फॉल्डर या फिर कोर्ट के बारे में जानकारी दे रहे एक लॉ है। अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को लागू करने की विधि पर चर्चा की गई है। मूल अधिकारों में 7 श्रेणियों में बांटा गया है, परंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। श्रेणी कौन कौन सी दे रहे हैं आपको? समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 27 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30, संपत्ति का अधिकार जो कि हटा दिया गया अनुच्छेद 31 में था, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये आपके मौलिक अधिकारों को फास्ट के रिवीजन के लिए बनाया गया है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 20, 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल कराने पर या चक्का जाम करने पर मूल अधिकार ये मूल अधिकारों में नहीं आता, क्योंकि इनमें अन्य व्यक्तियों को मूल अधिकारों का हनन होता है। स्थायी आवास या अनिवार्य रोजगार के लिए मौलिक अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। मौलिक अधिकार को स्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद कहती है। मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। यही हमारी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। जब तक हम अपने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनके क्वेश्चन को भी कवर करते चल रहे हैं। और ये हमारा राजनीति का पहला टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।